हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पद्य खंड का काव्य खंड का 5वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। 5वां चैप्टर जो है वो नागार्जुन जी की कविता है यह दंतुरित मुस्कान। तो आज उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारा फॉर्मेट रहता है पढ़ने का, उसी फॉर्मेट में थोड़ा सा कवि के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद सीधे हम लोग कविता पे आ जाएंगे। तो नागार्जुन जी का जन्म जो है बिहार के दरभंगा जिले के सतखला गांव में सन 1911 में हुआ। ठीक है। उनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी। फिर पढ़ाई करने के लिए बनारस और कलकत्ता चले गए। 1936 में श्रीलंका गए और वहीं पे बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। ये बात आपको नोट करने वाली है कि पहले उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था, फिर जब श्रीलंका गए तो बौद्ध धर्म से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद उनका नाम क्या हुआ? नागार्जुन हुआ। 2 साल के प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की है। मतलब घूमने के बहुत शौकीन थे। पूरे भारत की कई बार यात्रा की है इन्होंने और 1998 में उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। ठीक, ये सब उनकी जो है कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास, अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है और उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उन्होंने जितनी भी कविता लिखी है वो नागार्जुन रचनावली में 7 खंडों में वो सारी कविताएं उनकी प्रकाशित हैं। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि प्रमुख पुरस्कार हिंदी अकादमी है, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। ये सारे पुरस्कारों से नागार्जुन जी को नवाजा गया है। राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा है और हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करते चले आए हैं। मैथिली में लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली थी, उसमें वे यात्री के नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ, समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहते हैं। वे व्यंग करने में भी माहिर हैं, इसीलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ठीक है। छायावाद के दौर में वे अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता गांव के चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। चाहे साहित्य की दुनिया हो, चाहे आम बोलचाल की भाषा में वो कविता हो, दोनों लोगों को समझ में आती है। ठीक, जो पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, उनकी कविता इतनी सरल होती है। वास्तव अर्थ में जन कवि हैं, मतलब जनता के कवि हैं, सामान्य लोगों के वे कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है और इनकी जो काव्य रचना है और मुक्त छंद है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। यहाँ पे नागार्जुन ने जो कविता लिखी है वो है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान बोलने का मतलब दंतुरित, जब दांत में अंकुरन हो रहा हो, जब एक छोटे बच्चे का दांत निकलता है, छोटे छोटे जब दांत आते हैं, उस समय जब वो मुस्कुराता है तो वो मुस्कान कितनी शोभायमान होती है, उसके बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। छोटे बच्चे की वो मुस्कान देख कर के कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक प्रकार से कवि ने छंदों के माध्यम से, मुक्त छंदों, काव्य रचना के माध्यम से उसको प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। जो छोटा सा बच्चा जिसका दांत निकल रहा है, वो जब मुस्कुराता है
तो उसी में ऐसा लगता है, इतना सुंदर इतना मनमोहक दृश्य होता है मन को लुभाने वाला कि एक पाषाण हृदय भी द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। उसी सुंदरता में जीवन का संदेश है, ऐसा कवि बताते हैं। ये सुंदरता ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। यह दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। जब एक बच्चा हंसता है और बड़ी तिरछी निगाहों के साथ आपको देखता है तो उस समय आपके मन में क्या भाव आते होंगे, कितना सुंदर शोभायमान दृश्य होता है। इसके बाद कवि ने एक और लिखा है कविता, वो है फसल। ठीक है, पहले हम दंतुरित मुस्कान के बारे में पढ़ेंगे, फिर फसल के बारे में पढ़ेंगे। फसल, जब आप शब्द सुनते हैं तो खेतों में लहलहाती फसल आंख के सामने आ जाती है, परंतु फसल क्या है, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसको नागार्जुन जी ने अपनी कविता फसल में बताया है। कविता ये भी बताती है कि किस प्रकार से प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। जब प्रकृति और मनुष्य मिलकर के कार्य करते हैं तभी किसी चीज का निर्माण, किसी चीज का सृजन संभव होता है। आम बोलचाल की भाषा में कवि ने इस कविता को लिखी है और गति और लय जो है कविता की वो उसको प्रभावशाली बनाती है। ठीक है, अब इस उपभोक्ता रूपी संस्कृति में, जो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है, कंज्यूमरिज्म का दौर चल रहा है, हम लोग हर चीज रेडीमेड लेते हैं, उस दौर में भी हमको यह कृषि संस्कृति की ओर ये कविता निकट ले जाती है। तो दो कविताएं हैं, पहला है दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। दंतुरित मुस्कान में कवि ने उस बच्चे का मधुर सौंदर्य बताया है, अपने मन के भावों को प्रकट किया है, और फसल में किस प्रकार से मनुष्य और प्रकृति के सृजन से, सहयोग से जो सृजन होता है उसके विषय में किस प्रकार से चित्रण किया है वो दिया हुआ है इस कविता में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि कहते हैं नागार्जुन जी कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान बोलने का मतलब है यहाँ पे छोटे बच्चे की मुस्कुराहट का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया जा रहा है। वह बताते हैं कि इतनी मुस्कान में उसका मुस्कान जो बच्चे का है वो प्रभावशाली इतना है कि वो भावहीन व्यक्ति को भी भावनाओं में भर सकता है, किसी मृतक में भी जान आ सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर अतिशयोक्ति किया गया है बच्चे की मुस्कान से। मतलब ऐसे बच्चे की मधुर मुस्कुराहट का बखान किया है जिसके अभी 2 ही दांत निकले हुए हैं, छोटे छोटे दांत उग रहे हैं, दंतुरित मुस्कान है उसकी। और जब वह मुस्कुराता है, मतलब अभी दांत उग रहे हैं, इसका मतलब छोटा बच्चा 6-7 महीने 8 महीने के आसपास का होगा। जब वह बच्चा मुस्कुराता है तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि कोई मृत शरीर भी जीवंत हो उठेगा। ठीक, किसी मृत में भी जान आ जाएगी, यहाँ पे अतिशयोक्त किया गया है। और फिर आगे कहते हैं कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूल धूसर, धूल धूसर का अर्थ क्या होता है? धूल में सने हुए। ठीक है, मटमैला जब हाथ हो जाता है, वो बच्चा खेल रहा होगा तो उसका हाथ जो है वो धूल में सना होगा। धूल धूसर तुम्हारे यह गात, गात बोलने का मतलब होता है शरीर या फिर देह, बदन। तुम्हारा ये जो शरीर है वो धूल में सना हुआ है, मटमैला हो चुका है। क्यों? क्योंकि बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, और वो बच्चा मिट्टी में इस प्रकार से सना हुआ है कि ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में क्या उत्पन्न हो गया है? कमल उत्पन्न हो गया है। मेरी झोपड़ी में जलजात खिल गया है। वो बच्चे का सौंदर्य देख करके ऐसा लगता है, वो बच्चे को कवि कमल के समान बता रहे हैं, और कमल जो है ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़ करके कवि की झोपड़ी में आकर के वास कर रहा है। पाकर परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अर्थात यहाँ कवि क्या कहते हैं कि छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति
भी पत्थर के समान हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है। मतलब कठोर व्यक्ति के अंदर भी कोमल भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट किसी क्रोधित स्वभाव में भी परिवर्तन लाने में सक्षम है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, स्पर्श, परस मतलब होता है स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही स्पर्श पाकर के कोई जो है कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी द्रवित हो उठा होगा। तो आई होप कि पहला समझ में आ गया होगा। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि छोटे से बच्चे की मुस्कान है, ये जो पहला वाला है, इसमें कहते हैं कि छोटे से बच्चे की मुस्कान जो है मनोहारी लगती है, मतलब मन को हरने वाली लगती है। इतनी मनमोहक है कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश और हताश हो चुके व्यक्तियों के बेजान व्यक्तित्व में भी एक प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न कर सकती है। कवि फिर इसमें कहते हैं कि जब बच्चे के शरीर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल उठा हो। कहने का ये आशय है कि धूल से सने हुए नन्हे तन पर देखने में ऐसा लगता है कि कमल का फूल खिल उठा हो, कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। इस बच्चे का स्पर्श पाकर के भी, जैसे कि पारस का स्पर्श पाकर के कठोर चट्टान भी जो है वह पिघल जाती है, उसी प्रकार कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी द्रवित हो उठेगा। दूसरा है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। छू गया कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। छू गया बोलने का मतलब टच होना, ठीक है। शेफालिका के फूल क्या है? शेफालिका का फूल एक सदाबहार पौधा होता है जिसमें 4-5 पत्तियां होती हैं, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, बहुत ही मुलायम सा, बहुत ही कोमल सा पुष्प होता है, ठीक है। अब बच्चे को यहाँ पे बहुत कोमल बताया जा रहा है, शेफालिका के फूल के समान बताया जा रहा है कि अब क्या है, कवि जो है, कवि का हाथ या फिर कवि का शरीर उस बच्चे से स्पर्श हो गया है, छू गया है। और छू गया कि तुमसे झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बच्चे के आंसू को शेफालिका का फूल बताया है कवि ने। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जैसे ही कवि का स्पर्श हुआ उस बच्चे से, तो उस बच्चे से ऐसा लग रहा है शेफालिका, मतलब वो रोने लगा, उसके आंख से अश्रुधाराएं बहने लगी। इतना कठोर जो है कवि का हाथ था, कवि का स्पर्श इतना कठोर था कि वो बच्चा विलाप करने लगा है, रोने लगा है। तो कवि कह रहे हैं, बांस था कि बबूल। अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे उपमा दे रहे हैं? बांस और बबूल से। बांस और बबूल के समान अपने आप को कठोर बता रहे हैं और बच्चे के अश्रुओं को शेफालिका के फूल के समान कोमल बता रहे हैं। मतलब जैसे ही कवि का स्पर्श हो जाता है तो लगता है कि बांस या बबूल का स्पर्श हो गया हो उस बच्चे से, इतना कठोर कवि अपने आप को बताते हैं। और बच्चे को यहाँ पे उपमा देते हैं वो कितना ज़्यादा कोमल है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फेर। अनिमेष मतलब होता है एक टक देखना, ठीक। अब कवि कहते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? क्या इसी प्रकार मुझे एक टक एक निगाह से देखते रहोगे? क्या थक गए हो? मैं अपनी आंख फेर लूं, मैं उधर हट जाऊं दूसरी तरफ, जिससे बच्चे को देखने में तकलीफ ना हो। देख देख करके परेशान हो चुका है कवि को, अब वो पहचान नहीं पा रहा है, एक टक देख रहा है तो बच्चे को तकलीफ ना हो, इस वजह से कवि पूछते हैं, आंख लूं मैं फेर, अपनी आंखों को मैं फेर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब कहते हैं, कोई बात नहीं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, मेरा और तुम्हारा परिचय पहली बार में नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि कवि शायद बाहर कहीं रहता है और वो बच्चे से मिलने आया है। यहाँ पे जो माँ है शायद वह कवि की पत्नी है और वो बच्चा भी जो है कवि का बच्चा ही है। और यहाँ पे उस बच्चे से परिचय नहीं है क्योंकि कवि कहीं बाहर रहते हैं और वो बच्चा उनको देख रहा है। और जो माँ है
वो उस बच्चे को इस दुनिया में लाने का एक माध्यम बनी है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि माँ ने तुम्हें जन्म न दिया होता, तो मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी माँ जो है वही माध्यम बनी है जिनकी वजह से मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तुमको। आगे कवि कहते हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। ठीक है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। माँ को क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। बच्चे को भी धन्य कहते हैं कवि, और बच्चे की माँ को भी कवि धन्य कहते हैं। और अपने आप को क्या बताते हैं कि चिर प्रवासी। चिर प्रवासी बोलने का मतलब वो कहीं बाहर रहते हैं। चिर प्रवासी बोलने का मतलब बहुत दिनों से बाहर रह रहे हो, दीर्घ काल से बाहर रह रहे हैं। मैं इतर मैं अन्य, अपने आप को इतर बताते हैं, कोई अन्य बताते हैं। मतलब अपने आप का, अपना संबंध बच्चे से दूर का बताते हैं। मतलब कहीं वो बाहर रहते हैं, अभी आए हैं, बच्चे से उनका परिचय नहीं है। वो कहते हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अपने आप को अतिथि कवि बताते हैं और बच्चे से कहते हैं इस अतिथि से तुम्हारा अभी तक कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अब यहाँ पे माँ की महानता को बता रहे हैं कि जब पिता बाहर भी रह रहे हैं तो माँ की उंगलियां जो हैं उस बच्चे को मधुपर्क कराती हैं, पंचामृत का पान कराती हैं। ठीक है, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही शर्मान। जब तुम मुझे कनखी मार करके देखते हो, तिरछी आंख से देखते हो, मेरी और तुम्हारी आंखें एक दूसरे को जब देखती हैं, तो उस समय तुम्हारी जो मुस्कान है वो मुझे बड़ी ही मनमोहक लगती है, मुझे बड़ी ही छविमान लगती है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि कवि बताते हैं कि कुछ परिस्थितियों के कारण वह बाहर रहते हैं। ठीक है, कवि को ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा है वो बहुत ही निश्चल बच्चा है, और उसकी मुस्कान में इस प्रकार का जादू है कि वो पाषाण को भी पिघला सकता है। और ऐसा लगता है कि कवि का स्पर्श पाने से, बांस या बबूल की तरह स्पर्श पाने से, अश्रुरूपी शेफालिका के फूल की तरह अश्रु जो है बच्चे से बहने लगे हैं। मतलब जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस और बबूल की भांति कठोर हो गया है। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उनका स्वभाव भी पिघलकर शेफालिका के फूलों की भांति बहुत ही सुंदर हो गया है। जब बच्चा पहली बार अपने पिता या कवि की ओर देख रहा है तो ऐसा लगता है कि कवि जो है, कवि को वह बच्चा पहचान नहीं पा रहा है और एकटक उसको देखता चला जा रहा है। इस वजह से कवि कहते हैं, कवि उस बच्चे से पूछते हैं कि इस तरह लगातार देखते हुए यदि तुम मुझे देखते हुए थक गए हो तो मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूँ, जिससे तुमको कुछ आराम मिल जाए, तुम्हें तो वो बच्चा पलके झपका ले तो उससे आराम मिल जाए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से कवि कहते हैं, नन्हे शिशु को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो और मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, यह एक स्वाभाविक सी बात है। क्यों कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है कि अभी बच्चे से उनकी जान पहचान नहीं है, क्योंकि वो चिर प्रवासी हैं, वो अन्य हैं, वो दूसरे हैं। मतलब वहाँ उस समय बच्चे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि माँ जो है वह माध्यम न बनी होती और तुमसे आज मुझे न मिलाया होता तो मैं तुमको न देख पाता, न जान पाता। तुम्हारी माँ अर्थात कवि अपनी पत्नी को धन्य बताता है, क्योंकि बच्चा उनकी ही संतान है। अगर माँ माध्यम न बनी होती तो आज इस प्रकार से कवि उनको देख न पाता। कवि अपने आप को किसी मेहमान की तरह बताते हैं। यहाँ से कवि अपने आप को अतिथि बताते हैं, किसी प्रकार का, एक प्रकार का मेहमान बताते हैं। और वे व्यस्त रहने के कारण, दूर रहने के कारण अपनी पत्नी अर्थात बच्चे और बच्चे की माँ दोनों से नहीं मिल पा रहे हैं। माँ उनको जो है उस बच्चे को वात्सल्य भरकर प्यार देती है, पर पिता ऐसा नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से
जब वो बाद में मिलते हैं और तिरछी नज़रों से कनखी मार करके जब वो बच्चा देखता है तो इस प्रकार का स्नेह प्रकट होता है। उस समय वह बच्चा ऐसे मुस्कुराता है, पिता का हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है, वो मुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला लेसन, ये वाली कविता, यह दंतुरित मुस्कान समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे दूसरी वाली कविता में आते हैं, फसल। फसल के माध्यम से कवि हमको यही बताना चाहते हैं, वो प्रकृति के महत्व को समझाना चाहते हैं। किस प्रकार इंसान और प्रकृति दोनों की मेहनत, प्रकृति जो देती है पोषक तत्व, उन दोनों के योगदान से मिल करके किस प्रकार खेत में फसल लहलहा उठती है। यानी इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इंसान के मेहनत के फसल नहीं हो सकती और बिना प्रकृति के सहयोग के भी फसल उगाना संभव नहीं है। इस वजह से प्रकृति और मनुष्यों दोनों की मेहनत यहाँ पे फसल में लगती है। कवि कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ठीक है, कवि क्या कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ढेर सारी मतलब बहुत सारी। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। गरिमा मतलब होता है गर्व या गौरव। गरिमा मतलब होता है गर्व या फिर गौरव। और उसके बाद कवि कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है, मिट्टी का गुण धर्म बोलने का मतलब है किसी वस्तु में पाई जाने वाली वह विशेष बात। गुण धर्म बोलने का मतलब है विशेष कुछ। ठीक है, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में पाई जाने वाली कोई विशेष बात जो दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होती है, उसको बोला जाता है गुण धर्म। यहाँ किसके गुण धर्म के बारे में बात हो रहा है? फसल के बारे में, जो कि बाकी अन्य चीज़ों से बिल्कुल अलग है। तो कवि क्या बताते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। मतलब कवि बताते हैं कि अनेक नदियों के पानी का जादुई असर फसल में दिखाई पड़ता है। अब एक दो नदियों के पानी का जादू क्यों नहीं है? कई सारी नदियों के पानी का जादू क्यों है? आपने साइंस में पढ़ा होगा, इवेपोरेशन होता है, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन होता है। तो हर नदियों से कुछ न कुछ जल जाता है वाष्प बन के, और वही जो है वर्षा के माध्यम से फसलों को प्राप्त होता है। इस वजह से कवि ने यहाँ क्या कहा है फसल को, कि वो ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कवि आगे कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि लाख करोड़ हाथों से स्पर्श की गरिमा है। मतलब स्पर्श की गरिमा, स्पर्श का गौरव है। मतलब यह फसल को तैयार करने के लिए लाखों करोड़ों हाथों ने अपना अथक परिश्रम किया है। करोड़ों किसानों ने अथक परिश्रम किया है। आप जो अन्न खा रहे हैं, उस अन्न को उपजाने के लिए, उस फसल को उपजाने के लिए कोटि कोटि मतलब करोड़ों हाथों ने उस फसल को स्पर्श किया है, उसमें अपना अथक परिश्रम दिया है। हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन भर मेहनत करते रहते हैं। उसी मेहनत का ये फल जो है वह फसल है। उसको समय समय पर खाद देते हैं, पानी देते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, इसी वजह से हमको वह अन्न खाने को मिलता है। ये एक किसान की महिमा है। किस प्रकार से वह फसल को तैयार करता है, उगाता है, पानी देता है, खाद देता है, पोषक तत्व प्रकृति प्रदान करती है, तब जाकर के कहीं फसल खेतों पर लहलहा उठती है। खेत की मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म। मिट्टी का गुणधर्म मतलब मिट्टी की विशेषता। मिट्टी की विशेषता क्या है? कि वो किसी स्पेसिफिक प्रकार की, किसी विशिष्ट प्रकार की फसल को उपजाता है, उसको मिनरल्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। खेत की मिट्टी अच्छी है मतलब उपजाऊ होनी चाहिए, उसमें पोषक तत्व अंदर छिपे होते हैं। यही मिट्टी का गुणधर्म होता है। यानी मिट्टी से मिलने वाली जो जरूरी पोषक तत्व है वह अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि कॉटन के लिए अलग होगा, बाकी चीज़ों के लिए अलग विशेषताएं चाहिए होंगी। तो हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में।
ठीक है। तो पहले में क्या कवि ने बताया है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। अभी हमने पढ़ा था कि नागार्जुन की विशेषता है कि वो आम बोलचाल की भाषा में अपनी कविताओं को लिखते हैं, जिस वजह से वो जन कवि, लोक कवि कहे जाते हैं। लाख लाख कोटि कोटि हाथों की मेहनत का परिणाम है, करोड़ों लोगों की मेहनत का परिणाम है, और खेत की मिट्टी का विशेष गुणधर्म है फसल। फसल क्या है अगले में बताते हैं। फसल क्या है? और कुछ तो नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। महिमा मतलब गौरव, बड़ाई, यही होता है। भूरी काली संदली, भूरी मिट्टी ब्राउन सॉयल होती है, ब्लैक सॉयल होती है संदली, कुछ येलोइश टाइप सॉयल होती है। तो इन सभी मिट्टियों का गुणधर्म है। और रूपांतर मतलब परिवर्तन, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, सूरज की किरणों का परिवर्तन है, रूपांतर है। मतलब सूरज से पौधे क्या लेते हैं? वो सनलाइट लेते हैं और उसको जो है कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में कवि यहाँ जिक्र कर रहे हैं। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में लिख रहे हैं कवि, ठीक है। वो सूरज की किरणों का रूपांतर है, सूर्य से उसने प्रकाश लिया, ऊर्जा ली और उसको रूपांतरित किया है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। संकोच मतलब असमंजस, झिझक, और थिरकन मतलब भावों के साथ पैरों को जब हम उठाते हैं तो उसको बोला जाता है थिरकन। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है, अर्थात इस कवि में कवि क्या कहते हैं, प्रश्न पहले पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू ही फसल के रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि बिना पानी के फसल उगाना मुश्किल है। करोड़ों किसानों के दिन रात की मेहनत का नतीजा है। हाथों के स्पर्श की महिमा का यही है, मतलब कि किसानों की मेहनत का स्वरूप है। भूरी काली खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी और अलग अलग प्रकार की फसल के लिए उसका जो पोषक तत्व है वही फसल है। और साथ साथ सूरज की किरणों का रूप बदल करके फसल अपने अंदर समाहित करती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अवशेष को पाकर पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, जिसे कविता में कवि ने सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप और हवा के भावों के साथ पैरों को उठाते हुए, गिराते हुए, हल्के जो है हिलाते हुए नाचने का नाम दिया है कवि ने। ठीक है, पूरा साइंस से रिलेटेड है, जिसको कवि ने इस प्रकार से नाम दिया है। तो आई होप कि नागार्जुन जी की दोनों कविताएं आपको समझ में आ गई होंगी। यह दंतुरित मुस्कान भी समझ आ गई होगी और आपको फसल भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका काम क्या है? आपको जितने भी यहाँ पे प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप अपने से करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है कुछ भी आंसर लिखने में, तो आप सबसे पहले एक टेक्निक अपनाइए। चैप्टर आपने पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद में आप उस चैप्टर के क्वेश्चन को, कई वेबसाइट पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है आंसर, उन आंसर को आज पढ़िए। एक बार पढ़िए और देखिए किस तरीके से वो आंसर फ्रेम किया गया है। और उस आंसर को आप पढ़ने के बाद 2-4 दिन भूल जाइए, फिर उसके बाद खुद से लिखिए उस आंसर को चैप्टर रिवाइज करने के बाद। और फिर आप देखिए कि क्या आपके आंसर में वो क्वालिटी है जो उस इंटरनेट वाले आंसर में थी। तो इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका किताब में लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको कॉपी करना, नहीं। आप अपने भाषा में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रटने वाली कोशिश मत करिए, समझने वाली कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत स्पीड स्लो लग रहा हो तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप अपनी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस का प्रॉब्लम आ सकता है तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा मैनेज करिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।